नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आज से ही एक नए टॉपिक और नए सिलेबस के हिसाब से नए पार्ट का अध्ययन करेंगे, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की लोक कला संस्कृति की जो बुक्स है उसकी। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या 9th से लेकर 12th तक जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बात बहुत अच्छे से ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हम राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम्स को फाइट करना चाहते हैं, उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो ये जो 2 बुक्स है, एक ये आपके सामने दिख रही है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, और एक कक्षा 10th की जो बुक्स है उसका आपको नियमित अध्ययन करना होगा और इनको बहुत गहनता से आपको अध्ययन करना ही होगा। अभी जैसे कि रीट में जो एग्ज़ाम्स आए हैं वो इस एनसीईआरटी से डायरेक्ट सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम उसी की बात करेंगे और उसको इसी हिसाब से पढ़ेंगे। हम इस बॉक्स को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जिस हिसाब से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप कॉपी और पेन लेके नोट डाउन करते रहें। आप मुझे पता है कि गाइड भी चाहिए, उसके साथ ये बुक्स बहुत ज़रूरी है। तो जो गाइड आप अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ के साथ इस बुक्स में से अगर कोई नया प्रश्न निकलता है तो उसको उसमें ऐड कर लें, ताकि वापस इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके अंदर जो टॉपिक हैं वो आपके सामने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक तो 1857 की क्रांति है, राजस्थान की क्रांतिकारी है, प्रमुख किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल है, एकीकरण है और शौर्य परंपरा है। ये राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं और जो हम आज से अध्ययन करेंगे, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, 15 से 20 मिनट का इसका टाइम रखेंगे। तो ये जो आपको वीडियो मिलेगा ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रीट सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या और भी कोई एग्ज़ाम्स होता है राजस्थान का, चाहे पटवारी का हो, वनपाल का हो, वन रक्षक का हो, कोई भी XYZ एग्ज़ाम, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बिंदु हमेशा आते हैं, जैसे 1857 क्रांति है, राजस्थान की क्रांतिकारी है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, और ये हर एग्ज़ाम के अंदर होते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको आज। आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन करें, इसे स्किप नहीं करना है और इसको बार बार आगे भी नहीं ले जाना है। आप इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें, और अगर यकीन मानिए आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं दोनों बुक्स को लेकर, तो आप हर एग्ज़ाम से, औरों से, दूसरे स्टूडेंट से एक कदम आगे होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी 11th 12th में हैं वो भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी अभी से करें और एक नई कॉपी ले लें और उसके अंदर जो मैं जिस हिसाब से मैं प्रश्न बोलता हूँ उसे आप नोट डाउन करते रहें। जब आप एग्ज़ाम्स की दहलीज पर होंगे तो यकीन मानिए आप औरों से कई गुना आगे होंगे। शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। इसे इतना अधिक शेयर करें कि कोई भी स्टूडेंट्स इसके लाभ से वंचित ना रहे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। यहाँ देखिए आप, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। यानी अराजकता तो हुई है। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा, गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित किया। यानी सबसे पहले दक्षिण में आए थे, उसके बाद मालवा और गुजरात में भी अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हम अभी नींव मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि उसके ऊपर महल कैसा खड़ा करना है। ये हमारा बेस है कि मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट पहाड़ी मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई।
इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। उसके बाद है कि राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। अब आपका जो पहला प्रश्न है वो यहीं से है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक जो पद से हटा दिया गया था, बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को, यानी सबसे पहले मराठों को किसने आमंत्रित किया? बूंदी का जो शासक था बुद्ध सिंह, उसने आमंत्रित किया था। दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को, पहला प्रश्न यह आएगा कि राजस्थान के किसी भी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को सबसे पहले आमंत्रित किसने किया था? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो लाइन है इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। ये सिर्फ नॉर्मल जानकारी है, तो आप इसको देख लें। और उसके बाद नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी किसने प्राप्त की है? तो पेशवा बाजीराव ने। किसने दिया था? शाहू ने आदेश दिया था। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने जो मालवा का सूबेदार बना उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। जयसिंह ने मराठों को कितने परगने दिए? तो आप ध्यान रखें, 28 परगने दिए थे। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। ये आपको नॉर्मल जानकारी है, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और उसके बाद धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। यहाँ से आप थोड़ा सा फिर ध्यान रखें कि जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। हुडा सम्मेलन कब हुआ? जुलाई 1734 में। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हुडा सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 1734 में। कौन कौन इकट्ठे हुए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ और नागौर, बीकानेर के शासक। 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। तो प्रश्न कई बार यहाँ से पुटअप होता है कि हुडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया? तो मराठों की शक्ति को दमन करने के लिए हुडा सम्मेलन बुलाया गया। कब है? 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय हुआ। कहाँ एकत्र होंगे? रामपुरा में। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया था। उसके बाद है कि पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। दुराह सराय की अपमानजनक संधि निजाम को, ठीक है, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद 1791 से मराठा की शक्ति क्षीण होने लगी थी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। कब? 1791 से।
राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया था। 1791 में मेवाड़ के महाराणा को किसने सहयोग दिया? अंबाजी इंगले। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार किया। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इसको आप नोट डाउन करें। अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कब किया था? 1802 में। भीम सिंह रियासती घरानों की आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, वह असफल रहा। 1793 से लेकर 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। इसको आप नोट करें। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास किया। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए कि अंग्रेजों को आमंत्रित क्यों किया गया। तो राजस्थान के जो शासक थे वो मराठों के आतंक से काफ़ी भयभीत थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का सहारा लिया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा था। सबसे पहले किसने बताया था? जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने। कब? 1776 में। और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान किया। तो सबसे पहले मराठों की जो पराजय हुई वह लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया जो पराजित हुआ वहां से हुई। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। फिर भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाही को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अंत में अंग्रेजों ने किससे संधि की? तो 1823 में सिरोही राज्य से संधि की। इसको आपको नोट करना है। जहाँ नोट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका बेस तैयार हो रहा है। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। ठीक है, 1817 से लेके 1823 तक, जो 1947 तक रहा। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। यहाँ ध्यान रखें, 19वीं सदी के आरंभ में कितनी रियासतें थी? 20। इनमें 17 राजपूत थी, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी। वो सामान्य शर्तें कौन कौन सी है उस पर हम चर्चा करते हैं।
देखिए, पहली शर्त थी संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। दूसरी रियासत है अपनी कि अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया कि भाई आपके वंश से ही वापस राजा बनाया जाएगा। फिर अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक अशांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन भी दे दिया। फिर संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगली शर्त थी कि ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी। ये जो विदेश नीति है उनको सौंपनी पड़ेगी अंग्रेजों को, और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे, यानी अंग्रेजों को दे देंगे और वही फिर इनको यूज करेंगे। अगला है कि अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी कि खिराज अलग अलग दिया जाएगा। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। पहले जो मराठों को देते थे उस हिसाब को आधार बनाया गया और अंग्रेजों को दिया जाएगा। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी, क्योंकि वह अंग्रेजों के अधीन हो गए। जैसा अंग्रेज चाहते थे वही उनको करना था। उसके बाद में उपर्युक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर कितना प्रभाव पड़ा आप यहाँ देख सकते हैं। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देना पड़ता था। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लग गए। शासन कार्य और अधिकारों में कमी आई। इसके कारण राजा जो शासन संबंधी कार्य के प्रति उदासीन रहने लगे और सब अंग्रेजों के ऊपर आश्रित होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए और वही राज करने लगे। धीरे धीरे कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए गए। जो खिराज वसूल करते थे उसके अलावा भी कई खर्चे उन्होंने शासकों पर थोपने शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने राज्य के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील, जो प्रमुख क्षेत्र है अभी भी है सांबर झील, और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती गई थी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ये एक एक शासक की और किस हिसाब से यहाँ पर अंग्रेज राज का शासन प्रारंभ हुआ वो हमने अध्ययन किया। अब आप यहाँ देखिए, आपके सामने राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे प्रश्न जो बनता है, मिलान प्रश्न बनता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कोटा रियासत में शासक राम सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर जसवंत सिंह, उदयपुर स्वरूप सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय। अब यहाँ देखिए, कोटा में राम सिंह है और जबकि जयपुर में राम सिंह द्वितीय है। सिरोही का शासक था शिव सिंह और धौलपुर रियासत का भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत सरदार सिंह, करौली रियासत मदलपाल, टोंक रियासत नवाब वजीरुद्दौला। एकमात्र मुस्लिम, अगर पूछे आपके कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है तो वह टोंक थी, जिसका शासक कौन था, नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी रियासत का भी राम सिंह। देखिए, कोटा, जयपुर और बूंदी, तो कोटा में राम सिंह, बूंदी में राम सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय। अलवर रियासत विनय सिंह, जैसलमेर रणजीत सिंह, झालावाड़ पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको याद कर लेंगे, वैसे सभी है पर फिर भी कुछ कुछ याद कर लेंगे, उससे आपके ऑप्शन में प्रश्न निकल कर सामने आ जाएगा। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या शर्तें थी वो भी आपको पता चल गया, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और कैसे शासन करना प्रारंभ किया, ये हमने देख लिया। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगता है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरों को भी लाभ हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठें,
जो मैंने बताए इस आज जो हमने पढ़ा है उसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, पर जहाँ जो बताया गया है उसको थोड़ा-सा ध्यान रखें। और ये मैंने इसलिए पढ़ाया है कि आपको नॉर्मल जानकारी पता रहे। जब हम नींव मजबूत करेंगे, हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, तो हमें पता चलेगा कि मराठा कब आए थे, मराठा क्यों आए थे, हमने अंग्रेज़ों से संधि क्यों की। ये सभी जानकारी हमें थोड़ा-सा ध्यान होना चाहिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कल हम इससे आगे अध्ययन करेंगे कि यहाँ शासक कौन-कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन-कौन थे, वहाँ कौन-कौन सी रेजिमेंट थी, कहाँ पर क्रांति हुई, कहाँ पर क्रांति नहीं हुई, किसने क्रांति की, ये सभी का अध्ययन हम कल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।